आज सुनिए हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सीतेश आलोक की लिखी हुई कहानी हजारों साल का हिसाब। डॉक्टर सीतेश आलोक ने लगभग सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु कहानी के क्षेत्र में उनकी अपनी अनूठी शैली है। जीवन के प्रति अपनी मौलिक दृष्टि के कारण उनके कथानक पाठकों के मन में निरंतर एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। पाठक उनके चरित्रों में कभी स्वयं अपने आप को पाता है तो कभी अपने संबंधियों अथवा पड़ोसियों को। संभवतः यही कारण है कि उनकी कहानियाँ अपने श्रोताओं और पाठकों के हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी हजारों साल का हिसाब, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह सोकर उठते ही आज फिर रितु का मूड ऑफ हो गया। फिर वही माँ के साथ चिक चिक। अच्छा होता वो यहाँ आती ही नहीं, लेकिन वहाँ रुकती भी तो कैसे। मामा ने संदेश भिजवाया था और विनती की थी अपनी समधन से कि बिटिया का पहला रक्षाबंधन है, अगर भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। और मम्मी जी, वो भी जैसे उधार खाए बैठी हूँ कि कौन सा बहाना मिले और कब बहू को निकाल बाहर करूँ। ऐसे तपाक से मान गई जैसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढ रही हूँ उससे पिंड छुड़ाने का। मैडम ठीक कहती थी, सब सासें एक सी होती हैं, डायनों का दूसरा अवतार। मौका ढूंढती रहती हैं कि कब खा जाऊं इसे, कब आग लगा के इसे अपने घर में उजाला करूं। आ गई तुरंत ही प्रेम में पगा हमदर्दी वाला मुखौटा लगा के। अरे बहू, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, बहुत कह रही थी कि पहली राखी है, अगर हमारी रितु घर आ जाए तो इस बहाने सबका जी बहल जाएगा। बेचारी बहुत कह रही थी, मैं मना करती भी तो कैसे, मैं भी तो माँ हूँ ना। खूब जानती हूँ मैं। रितिका ने सोचा कि कैसी माँ हैं आप, और कैसी हैं मेरी मम्मा। माँ होंगी तो अपने बेटों की होंगी, अपने लाडले बेटों की। मैडम ठीक कहती थी, बेटी को पराया धन बताकर बचपन से ही बस परायापन ही दिया जाता है उसे, और दिन रात रास्ता ढूंढा जाता है कि कब किसी दूसरे के मत्थे मढ़ूँ इसे और गंगा नहाऊँ। और ससुराल वाले सब पैदाइशी जल्लाद दहेज के लालच में अपने साथ बहू को ढोकर ले आते हैं, दिखावे के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर, और मौका देखते रहते हैं कि कम वक्त कब मरे और कब बेटे के लिए कोई दूसरी लेकर आए, कोई और भी ज़्यादा दहेज वाली। मैडम ठीक कहती थी, लड़की की कदर इस मुल्क में तो कहीं है ही नहीं, और ढकोसला ये कि देवी की पूजा करो। बेटी तो लक्ष्मी का अवतार होती है, एक नहीं दो नहीं नौ नौ कन्याओं को निमंत्रण दो और उनके पैर धो धो कर उनकी पूजा करो, बस एक दिन, और फिर साल भर रोते रहो अपने भाग्य पर कि कहाँ से आ मरी ये करम जली। घर बिकवा के जाएगी, सब कुछ लेकर जाएगी जो हमने बरसों पेट काट काट के जोड़ा था। उसे अनायासी याद आ गई अपनी विदाई के समय माता पिता की झड़ती हुई आँखों और हिचकियों भरा गला, भरे गले से निकलते हुए शब्द, आशीर्वाद की वर्षा। तो क्या ये सब नाटक था? नाटक नहीं तो और क्या। हाँ, इतना कुछ खर्च हुआ, उसका भी तो दुख होगा। बेटी से पीछा छूटने के सुख पर पैसे खर्च होने का दुख शायद ज़्यादा ही भारी लगता होगा। मैडम कहती थी कि ये रोना धोना तो सब नाटक होता है, हमारे यहाँ तो कोई नहीं रोता। वो कहती थी, और भला क्यों रोए, बेटी शादी करके जा रही है नई दुनिया बसाने, ये तो खुशी की बात होती है। तुम ही लोगों क्या ये सब नाटक होता है रोने धोने का? नाटक तो कब रिहर्सल करते होंगे ये लोग। कमाल है, आंसू तो ऐसे फूटते हैं जैसे सचमुच ही कोई मुसीबत आ पड़ी हो। और तो और कमाल तो ये देखो कि रंजन भी आंसू बहा रहा था, दिन रात लड़ता था और किसी न किसी बहाने मेरे पीछे भी पड़ा रहता था, पर उसने भी ऐसे आंसू बहाए कि मैं तो दंग रह गई। उसने कब रिहर्सल किया होगा? वही रंजन, वही भाई जो ज़िंदगी भर मेरे हिस्से का दूध भी पीता रहा, और मैं भी देखो कैसी बुद्धू। अरे मैं क्या, सारी लड़कियां ही बुद्धू होती हैं कि रात दिन ये देखते हुए भी कि उन पर अत्याचार हो रहा है, ना समझ ही बनी रहती हैं। यही समझती रहती हैं कि उनका प्यारा भाई उनका सबसे बड़ा हितैषी है, उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक। अनायास ही रितु को बचपन की एक वो घटना याद हुआ ही जब वो खेल ही खेल में छोटे भाई से मार खाती रहती थी, कभी कभी जोर की मार भी। जब वो दांत किचकिचाते हुए उसके बाल खींचता या ज़ोरदार घूंसा जड़ देता, वो 2 वर्ष बड़ी होकर भी उससे हार जाती थी और रोती बिलखती माँ के पास पहुंचकर शिकायत करती थी। और कर भी क्या सकती थी बेचारी। माँ, भैया ने मारा।
माँ अक्सर ही उसे पुचकारते हुए समझा देती थी, नहीं नहीं मारा नहीं, भैया तो प्यार करता है। कभी कभार वो भैया को समझा भी देती होंगी शायद। एक बार उसे याद आया, रंजन ने बड़ी ज़ोर से उसे मारा था। वो रोती हुई माँ के पास पहुँची और बोली, भैया ने बड़ी ज़ोर से प्यार कर दिया। इस पर वे बड़ी ज़ोर से हंस पड़ी और भैया को बुलाकर प्यार से कुछ समझाया। माँ ये किस्सा बहुत दिनों तक या शायद कई बरस तक हंस हंस कर न जाने किस किस को सुनाती रही। यानी उसके बेवकूफ़ बनने का किस्सा सबके मजाक का विषय बनता रहा और वो पिट पिट कर भी समझती रही कि भैया उसे बड़ा प्यार करता है। वो तो न जाने कब, शायद 5-6 बरस के बाद, जब वो 12-13 के आसपास पहुंच रही होगी, तब माँ और उनकी सखियों की अपनी ओर उठी दृष्टि के साथ खिलखिलाहट सुनकर न जाने कैसे समझ गई कि इतने बरस तक तो उसे भैया के प्यार के नाम पर बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा था। और सब कुछ तो और भी बाद में उसे समझ में आया, उसके भी 4-5 बरस बाद, जब धीरे धीरे सिल्विया मैडम ने उस पर एक एक करके ढेरों राज खोले। राज क्या खोले, उसकी आंखें ही खोल लीं। मैडम सिल्विया उसकी ही क्या, कॉन्वेंट की सैकड़ों लड़कियों की चहेती बन गई थीं। उनका सुंदर गोरा चेहरा, छरहरी काया, घुंघराले रेशम जैसे मुलायम सुनहरे बाल, स्कर्ट उन पर खूब सुंदर लगती थी। अपने हाई हील वाले सैंडलों में विश्वास के साथ मुस्कुराते इधर उधर देखते हुए निकलती थीं तो वो सम्मोहित सी खड़ी देखती रह जाती थी। एक वही क्या, लगभग सभी लड़कियों का एक सा हाल था और बोलती भी ऐसे थीं जैसे फूल झर रहे हों। रितु ने बड़ी कोशिश की थी कि उसका रंग कुछ और उजला हो जाए, मैडम जैसा। जाने किस किस से पूछ कर क्या क्या रगड़ा था उसने अपने मुंह पर। वो तो शायद हर लड़की करती है, लेकिन उसके साथ ही सब लड़कियां शैम्पू से बाल रगड़ रगड़ कर धोती थीं, इस आशा में कि बाल शायद कुछ सुनहरे हो जाएं मैडम जैसे। माँ से आए दिन कहा सुनी होती रहती थी कि वो बालों में तेल क्यों नहीं लगाती, रूखे सूखे बाल क्यों लिए घूमती रहती है, और बाल घुंघराले करने के लिए पैसे मिलें तो कहाँ से मिलें। हाई हील तो खैर स्कूल ने ही मना कर रखी थी। शक्ल सूरत तो अपनी जगह, लेकिन बातें, मैडम सिल्विया की बातें भी कमाल की होती थीं। बाइबल तो उन्हें रटी पड़ी थी और फिर न जाने किस किस बड़े राइटर, फिलॉसफर, नेता की बातों के उद्धरण सुन सुनकर सब लड़कियां चमत्कृत रह जाती थीं। वैसे भी सभी टीचर अपनी अपनी तरह से पढ़ी लिखी और होशियार थीं और समय समय पर उन सबको कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती थीं, लेकिन सिल्विया के मुंह से सुनकर उन सबको लगता था जैसे उनकी आंखें खुलती जा रही हैं, उनके सामने नए रास्ते खुलते जा रहे हैं, जिंदगी का अर्थ मिलता जा रहा है। वरना ज़िंदगी क्या है, बस गुड्डे गुड़िया से खेलो और फिर शादी करके बच्चे पैदा करो, पति के पैर धो धो कर पियो, उनके लात घूसे खाओ और एक दिन मर जाओ। और अगर तुम्हारा आदमी पहले मर जाए तो सिर घुटा के हरिद्वार में जाकर भीख मांगो या घर के किसी कोने में सड़ते हुए नौकरों से भी बदतर जिंदगी बिताओ। उन्हीं से मिलकर रितु को लगा जैसे उसके जीवन को नया जीवन मिला। नहीं तो वो अनपढ़ और मूर्ख बनी गुड्डे कुड़ियों के साथ दिन बिताते हुए शादी के सपने देख रही होती। नहीं, शायद इतना नहीं, क्योंकि मैडम से मिलने के बहुत पहले ही उसे स्कूल भेजा जा चुका था। लेकिन स्कूल जाने भर से क्या होता है, वो जीवन की सच्चाइयों को कभी समझ ही नहीं पाती। अपने लड़की होने का ही ले लो, क्या वो कभी समझ पाती कि लड़की होना कोई अभिशाप नहीं है। लड़की लड़कों से किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं होती। मैडम ने उदाहरण देते हुए बताया कि हम लोगों के यहाँ सब लोग बस यही चाहते हैं कि घर में लड़का हो। लड़का हो जाए तो मिठाई बांटी जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, सब लोग तरह तरह से खुशियाँ मनाते हैं, और लड़की हो जाए तो कहीं कुछ भी नहीं, बस चारों ओर उदासी, सबके मुंह लटक जाते हैं, लोग माथा पीटते हैं और अभागी बहू को ताने उल्हाने दे देकर मार डालते हैं या धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर ये भी तो कि लड़के को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है और लड़की को चूल्हे चक्की में लगा देते हैं। लड़का स्कूल से आकर खेलने जाता है और लड़की घर में बैठी माँ का हाथ बटाती है। लड़के को गिलास भर दूध पीने को दिया जाता है और लड़की को बच्चे खुशे खाने के साथ पानी मिला दिया जाता है। मैडम की बातें सुनकर सब लड़कियों को लगता था जैसे मैडम को कोई दिव्य चक्षु मिले हैं। वो स्कूल में बैठे बैठे ही हम सबके घरों का सारा हाल कैसे जान लेती हैं। रितु बेटा, माँ की आवाज़ सुनकर वो जैसे धरती पर आ गिरी। बड़ी आई बेटा कहने वाली। वो जानती थी उनका ये संबोधन कितना व्यर्थ और खोखला है। उनका लाडला बेटा तो बैठा किसी दोस्त के यहाँ गप्पे मार रहा होगा। वो क्या कभी भूल सकती है
वो लाड़ प्यार जो उसकी आंखों के सामने ही वो बेटे पर लुटाती थी। कितनी अजीब बात है कि माँ भी भूल जाती हैं कि वो भी कभी बेटी थी अपने घर में, जहाँ उनके साथ भी वही सब अन्याय हुआ था जो आज वो अपनी बेटी के साथ कर रही हैं। मैडम भी कहती थी, ये मिस्ट्री तो कोई नहीं समझ पाया। लड़कियां बड़ी होकर स्वयं माँ बनने के बाद वो सारा अन्याय कैसे भूल जाती हैं जो स्वयं उन्होंने झेला था। वही अन्याय अपने बेटियों पर कैसे करने लग जाती हैं। अरे अभी तक तू तैयार नहीं हुई? रंजन आता ही होगा। तैयार तो हूँ, और क्या तैयार होना है, उसने कुछ तमकते हुए कहा। ये तैयार है, माँ ने भी कुछ तेज स्वर में कहा। ये जीन्स पहनकर टीका करेगी छोटे भाई को? अरे रक्षाबंधन की पूजा करनी है, भाई को तिलक लगाना है, किसी सखी के संग पिक्चर नहीं जाना है। तो जीन्स में क्या बुराई है? रितु की आवाज़ भी तेज हो गई। सारी दुनिया पहनती है जीन्स। दुनिया पहनती होगी तो पहने। माँ की त्योरियों में बल पड़ने लगे थे। दुनिया की ना तो छोटा भाई होता है और ना उसे रक्षाबंधन की समझ है। अरे भाई की कदर समझ, बड़े भाग से मिलता है भाई, जिनके नहीं होता वो रोती हैं अपने कर्म को। मुझे ना बताओ मामा, वो कड़वाहट से भरे स्वर में बोली। मैं भी बहुत रोई हूँ भाई की मार खा खा कर, और तुम ही मुझे बुद्धू बनाती रहती थी कि भाई प्यार कर रहा है। अरे पगली, माँ हंसते हुए बोली, बुद्धू तो तू आज भी है, जो बचपन की बात को गांठ बनाकर बैठी है। तुझे पता भी है कि वो कितना उदास रहता है तेरे बिना, बात बात में तुझे याद करता रहता है। मैं खूब समझती हूँ कि कैसे याद करता होगा, रितु भी उल्हाने भरे स्वर में बोली। सोचता होगा कि बला टली, नहीं तो कभी कभी देर सवेर कहीं जाना हो तो साथ चलने में 100 नखरे करता था। कोई काम बता दो तो नए नए बहाने ले बैठता था। अब भी बैठा किसी दोस्त के यहाँ गप्पे मार रहा होगा। अब बस, माँ ने प्यार से डपटते हुए कहा, बंद कर अपना घिसा पिटा रिकॉर्ड। जाने कहाँ कहाँ से ऊल जलूल बातें सीख कर आती है। पता है तुझे, ट्यूशन पढ़ाने गया है, कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जो कुछ कर चुकाना है उसका बोझ मैं भी उठाऊंगा, अकेले बाबूजी क्यों खटते रहें। अचानक रितु से कुछ कहते नहीं बना, मन कड़वा हो आया। तो ताना मार ही दिया मम्मा ने भी। किसने कहा था कि उधार लो मेरे लिए, खुद उन्हें ही तो जल्दी पड़ी थी। और रंजन बड़ा आया बोझ उठाने वाला, जितना कमाएगा ट्यूशन करके उससे ज़्यादा का तो दूध ही पी गया होगा अब तक। और भी ना जाने क्या क्या खर्चे होते रहते हैं लड़कों के लाड़ प्यार पर। लड़कियां बेचारी तरसती रह जाती हैं थोड़ा सा प्यार पाने के लिए। उन्हें तो बस शादी के नाम पर जो किया जो दिया उसी पर टरका दिया जाता है। वो भी उन्हें कहाँ मिलता है। ज़्यादा खर्च तो चमक दमक पर होता है, समाज में रुतबा दिखाने के लिए, अपनी हैसियत का रौब जमाने के लिए। अब किस सोच में पड़ गई, माँ ने फिर झिड़का। चल जल्दी से कोई ढंग के कपड़े पहन और तैयार हो जा पूजा के लिए, रंजन आता ही होगा। कहती हुई वे चली गई। आता ही होगा, आता ही होगा। सुनते सुनते रितु को लगा कि शायद कान पक जाना इसी को कहते होंगे। आता है तो आए, अब मम्मा के कहने पर रस्म ढोनी ही है तो ढो ली जाएगी। जाने क्यों दुनिया भर की लड़कियां राखी के लिए इतनी दीवानी रहती हैं। जानती नहीं कि राखी नहीं, स्वयं उनके गले की रस्सी है। उन्हें बचपन से ही ऐसी छल कपट भरी मानसिकता में पाला जाता है कि वे समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक बार सबको पकड़कर मैडम सिल्विया के पास भेजा जाना चाहिए तो वे समझ पाएँ कि इन सब रिश्ते नातों की रस्म रिवाज़ों की असलियत क्या है, वो वास्तव में क्या हैं और उन्हें क्या बना कर रखा जाता है हमारे समाज में। अबला कह कहकर बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास का गला ही घोंट दिया जाता है। लेकिन एक बेचारी मैडम भला किस किस को समझाएंगी। समाज को तो खुद जागना होगा, अगर वो जागना चाहे। नहीं, अगर का क्या मतलब, उसे जागना ही होगा। खुद ना जागे तो उसे जगाना होगा, कोड़े मारकर जगाना होगा। लेकिन प्रश्न वहीं आ खड़ा हुआ, कौन जगाएगा। एक अकेली बेचारी मैडम क्या क्या कर लेंगी। लेकिन वो अकेली क्यों, उसके मन में कौंधा मैं भी तो बता सकती हूँ सबको। वही सब जो मैडम बताती रही हैं। भला क्या ज़रूरत है ऐसे रस्म रिवाजों की, ऐसे तीज त्योहारों की जिसमें लड़की का मनोबल टूटता रहे। क्यों राखी बांधे हो भाई को, क्यों भाई को पुकारती मनोहारती रहे अपनी रक्षा के लिए। आज बहुत सी लड़कियां हैं जो कमा कमा कर सारा घर चला रही हैं, माँ बाप भाइयों और बहनों का खर्च उठा रही हैं। फिर भी जाने क्यों हमारे समाज में लड़कों के लिए लोग इतने तरसते रहते हैं। लड़का हो जाए तो बल्ले बल्ले, ढोल नगाड़े, और ना हो तो रोना पीटना, अपने कर्मों को दोष देना और फिर सारा दोष मरना बहू पर। कहीं उसे मारना पीटना या ताने देना और कहीं वही
मिट्टी का तेल छिड़क कर अग्नि देवता के हवाले कर देना। हो, कान के पास धमाकेदार स्वर सुनकर चौंक पड़ी। वही दुष्ट रंजन, बचपन से अब तक सैकड़ों बार उसकी शरारत भरी आवाज़ सुनकर वो चौंकती रही है। पीछे पलट कर देखा तो ढीठ हमेशा की तरह ही करके हंसे जा रहा है, जैसे कोई बड़ा काम कर लिया हो। ही, रीतू ने चिढ़ते हुए कहा। बड़ा आया ही करने वाला, डराने के अलावा और कोई काम भी आता है तुझे? अरे दीदी, डराता नहीं हूँ, रंजन ने बड़े नाटकीय अंदाज में गंभीर स्वर में कहा। मैं तो डर पर काबू पाने का मंत्र दे रहा हूँ। हम लोग जीवन भर बेकार की बातों से ही डरते रहते हैं, वास्तव में डरने का कहीं कोई कारण नहीं होता। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे? रीतू ने क्रोध का मुखौटा ओढ़ते हुए कहा। दीदी को? तू समझता है कि अब मुझसे ज़्यादा होशियार हो गया है? लेकिन मन ही मन वो रंजन के आत्मविश्वास की सराहना कर रही थी। होशियार है ये तो मानना होगा, पर दूसरे क्षण परोक्ष में ही कहीं मैडम सिल्विया का जादू उसके सिर पर मंडरा गया। और क्यों ना हो, माँ बाप का भरपूर प्यार मिले, लाड़ दुलार मिले तो भला कौन नहीं होशियार बनेगा। खूब लाड़ दुलार मिला है इसे, गिलास भर भर के दूध मिलता था इसे। लड़कियों को भी मिले तो वो क्या किसी से पीछे रहें? लड़कियां क्या किसी से कम होती हैं? अरे कहाँ खो गई दीदी? रंजन के स्वर ने जैसे सोते से उसे जगाया। अब चल के टीका करो, जरा देखूं कि कैसी राखी लाई हो मेरे लिए। बढ़िया होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों के आगे मेरी टिल्ली हो जाएगी। अरे जा, तुझे कभी कोई बात अच्छी लगी है मेरी जो ये राखी लगेगी? अनजाने में क्षण भर के लिए क्या वो ये भूल गई कि ये वही भाई है जिसके लिए आए दिन उसका मन कड़वाहट से भरा रहता है। क्यों लगी, क्यों नहीं? रंजन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तो तुम्हारा भाई ही लाजवाब है, लाखों में एक। ऋतु के मुख पर मुस्कान छोड़ते हुए वो अपनी बात कहकर भाग गया। ऋतु के मन में कुछ था जो प्रश्न चिन्ह बनकर घुमड़ रहा था। वो असहज हो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कारण क्या है। माँ की जिद रखने के लिए ऋतु ने साड़ी पहन तो ली थी, पर कुछ बात थी जो उसे पीछे खींच रही थी, कोई छाया जिसमें सब कुछ अकारण धुंधलाने लगता है। माँ ने ड्राइंग रूम में सोफे, दीवान आदि एक और खिसका कर फर्श पर बाकायदा रंगोली से चौक पूर रखा था। वहाँ एक लोटे में पानी भर के एक चावल भरी कटोरी से ढककर बीच में दिया भी रख दिया था। कटोरी और लोटे के बीच से चारों ओर आम के पत्ते झांक रहे थे। अरे वाह! दृष्टि पड़ते ही ऋतु के मुंह से अचानक निकल गया। मम्मा, पहले तो तुम मुझे सोफे पर बिठाकर ही टीका करा देती थी, अब ये क्या करके रखा है? पहले तो तुम भी यहीं रहती थी, उत्तर तपाक से रंजन ने दिया। अब तो बुलाना पड़ता है तुम्हें, तुम्हारी सास जी से प्रार्थना करके। क्यों, क्या मैं अपने आप नहीं आ सकती? उनके हुक्म पे चलूँगी हमेशा। ऋतु के मन में घुमड़ती छाया सहसा स्पष्ट रूप लेने के लिए मचल उठी। नहीं बेटे, किसी से पूछ के सबकी सहमति से काम लेने में क्या कोई छोटा हो जाता है? और सच पूछो तो दूसरों को मान देने के लिए छोटा होने का साहस भी कोई बड़े दिल वाला ही कर सकता है। विनम्रता छोटे दिल वालों के बस की बात नहीं होती। ओहो मम्मा, तुम तो फिर भाषण देने लगी, ऋतु ने रूठते हुए कहा। अरे बेटा, मेरे भाषण का कभी असर हो तो भाषण मानूं? क्या असर नहीं होता? ऋतु ने चौक के पास बैठते हुए माँ की ओर प्रश्न भरी दृष्टि उठा दी। एक तो यही कि तूने मुझे मामा कहना नहीं छोड़ा। तुम तो बस यही तो। ऋतु के मन पर घिरी छाया स्पष्ट होती हुई मैडम सिल्विया की छवि उजागर करने लगी थी। यही तो कमी है तुम लोगों में, सुई जहाँ अटक गई तो अटक गई, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। और तो और, कोई आगे बढ़ाने का नाम भी ले तो दुश्मन बन जाए। सोचते ही सोचते ऋतु का चेहरा कड़ा होने लगा। रंजन भी उसके पास बैठ चुका था। माँ ने पूजा की थाली ऋतु के आगे बढ़ा दी। ऋतु ने दिया जलाया और रोली मिलाते हुए रंजन के माथे पर टीका लगाया। अरे ठीक से दीदी, रंजन ने छेड़ते हुए कहा। 20 बरस से लगा रही हो, अब भी टेढ़ा मेढ़ा लगा देती हो। मैं टेढ़ा लगाती हूँ? ऋतु ने पलटते ही कहा। तेरा मुँह ही टेढ़ा है तो मैं क्या करूँ? मेरा मुँह टेढ़ा है? रंजन ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। अपना मुँह? ना रंजन ना, माँ ने बरसते हुए स्वर में कहा। अब लड़ने झगड़ने की उम्र नहीं रही। अब दीदी भी रोज़ रोज़ नहीं आएगी। ये त्यौहार तो भाई बहन का स्नेह बनाए रखने के लिए होता है, ये नहीं
ये बहन का विवाह हो गया तो मायके में भाई से संबंध भी ख़त्म। ये राखी बहन को हमेशा याद दिलाती है कहीं उसका एक भाई भी है जो उसका बहुत ही बड़ा संबल है, और भाई को ये कि उसकी एक बहन है जो जहाँ भी रहे स्नेह की घनी छाया उस पर फैलाए रहेगी। वातावरण सहसा गंभीर हो गया। और कोई समय होता तो रितु ने तुनक कर कहा होता, मम्मा तुम तो बस भाषण देने लगती हो। लेकिन उस समय चुपचाप रंजन की आरती उतारते समय रह रहकर उसकी आंखों के आगे मैडम सिल्विया का चेहरा झलक जाता था। राखी को ही ले लो, ये बार बार लड़की को याद दिलाकर कमज़ोर बनाने की कोशिश है कि तू कमज़ोर है। भाई के बहाने तू भाई से खुशामद कर कि मेरी रक्षा करते रहना, वरना मैं तो अबला हूँ। आरती उतारने के बाद रंजन के मुंह में मिठाई का टुकड़ा रखते रखते रितु को लगा जैसे उसके होठों के चारों ओर दूध लगा है, जैसे वो अभी गिलास भर दूध पीकर आया है और जोर की डकार लेने वाला है। रंजन ने उसे साड़ी का एक डिब्बा दिया और मुस्कुराते हुए कहा। माँ भी मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थीं, लेकिन उसके कान उस समय कुछ और ही सुन रहे थे। आंखें दूर शून्य में कुछ और ही देखे जा रही थीं, अन्यथा न जाने वो क्या कह डालती, क्या कर बैठती। साड़ी का डिब्बा लिए चुपचाप उठी और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चल पड़ी। माँ हंसते हुए रंजन से कहे जा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही है, मन भर आया होगा इसका, हो जाता है। एक बार माता पिता का घर छूटे और प्यारा भाई छूटे तो उनकी याद करके या कभी उनसे मिलकर लड़कियों का मन सावन सा घुमड़ने लगता है। दूसरे एक क्षण उन्होंने पुकारते हुए रितु से कहा, रितु बेटा ये साड़ी पहन के तो आ, मैं भी तो देखूं। छोटा भैया इतने प्यार से अपनी कमाई से जो साड़ी लाया है वो तुझ पे कैसी फपती है। रितु ने साड़ी का डिब्बा बिना खोले ड्रेसिंग टेबल पर लगभग पटक दिया। वो शीशे के पार बहुत पीछे अपनी नहीं ना जाने और किसकी सूरत देखे जा रही थी। बड़ा आया साड़ी देने वाला, ज़िंदगी भर मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ बटोरता रहा, मेरे हिस्से का दूध भी अकेला पीता रहा, और आज चला एक साड़ी देकर सारा हिसाब बराबर करने। मैं क्या समझती नहीं हूँ। इस मुल्क में उसके कानों में मैडम सिल्विया के शब्द उभरने लगे। लड़कियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। हजारों साल से लड़कियों पर जुल्म होता आ रहा है, उनके साथ भेदभाव होता आया है। बेचारी लड़कियां कोख में ही मार दी जाती हैं, पर लड़कियां ही हैं कि समझती ही नहीं हैं। उन्हें उठना होगा और अपने पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, कुछ करना होगा। वो शीशे के सामने से हटी और लगभग पैर पटकते हुए इधर उधर घूमने लगी। क्या करे वो, क्या करे। लड़कियों पर हजारों साल से ही अन्याय, कुछ तो करना ही होगा। उसकी आंखों के आगे रंजन का चेहरा उभर आया। दूध से भीगे उसके होंठ लगा उसे चिढ़ा रहे हैं। सहसा उसका हाथ अपनी नाभि के नीचे आकर ठहर गया और वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। अपनी कोख पर हाथ फेरते हुए अपनी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसने निश्चय किया, मैं कुछ करूँगी, मैं ज़रूर कुछ करूँगी। लड़कियों के साथ भेदभाव करने वाले समाज से बदला लूँगी, ऐसा बदला कि दुनिया थर्रा जाएगी। मेरे घर में लड़का होगा तो उसे मार के दिखाऊंगी। साथ ही मन में भी कुछ तर्क चल रहा था। भ्रूण परीक्षण तो मना है, कैसे पता करोगी कि वहाँ लड़का है या लड़की। अरे वो तो लड़की का भ्रूण गिराने वालों के लिए मना है, ना कि नहीं, परीक्षण ही गैर कानूनी है। जेल के डर से कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल ये परीक्षण नहीं करेगा, तब क्या करोगी। उसे लगा समाज उसे चिढ़ा रहा है, उसकी मजबूरी पर हंस रहा है। तो हो जाने दो, लड़का हुआ तो मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी, बेटे के हिस्से का दूध बेटी को पिला कर दिखाऊंगी। उसे लगा जैसे वो समाज के आगे तन कर खड़ी है और समाज उसके सामने बिल्कुल असहाय बौना होकर खड़ा है। तभी उसका हाथ अपनी छातियों पर घूम गया। हाँ, यही ठीक रहेगा। बेटा हुआ तो मैं उसे दूध ही नहीं पिलाऊंगी, देखूं तो भला वो कितने दिन जिंदा रह पाता है। हजारों साल का हिसाब चुकाना है। कहीं तो शुरुआत करनी होगी, किसी को तो शुरुआत करनी होगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सीतेश आलोक जी की लिखी हुई कहानी हजारों साल का हिसाब। आपको कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।